नमस्कार साथियों। बहुत कम राजनेता ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से इसका एहसास हो जाए कि आने वाले समय में उनकी राजनीति कहां पर खड़ी होगी। राजनीति रहेगी या फिर नहीं रहेगी, सत्ता उनकी बचेगी या फिर नहीं बचेगी, इसका एहसास एक समय इंदिरा गांधी को भी नहीं था और एक समय तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी नहीं था। मौजूदा समय की बात करें तो क्या यही स्थिति पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी की है? क्योंकि इंदिरा गांधी जिस समय चुनाव का ऐलान 1977 में किया था, उस समय एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो इंदिरा गांधी के दौर को भी बहुत करीब से भांपते हुए यह कह रहा था उस टाइम कि इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगी, और वही शख्स संयोग से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट में थे और उस वक्त भी उसने कहा कि वाजपेयी को साइनिंग इंडिया बहुत भारी पड़ेगा। तो उस शख्स का नाम जॉर्ज फर्नांडिस था। जॉर्ज फर्नांडिस 1977 में जिन चुनाव का ऐलान हो गया था, तब उस टाइम वो जेल में थे। उनसे जो नेता मिलने गए थे चुनाव ऐलान के बाद, उन्होंने कहा कि यहां का तो जेलर भी कहने लगा कि इंदिरा गांधी को इस बार चुनाव में हराना ही है, तो इसके बाद बचा ही क्या। तो परिस्थिति देखिए, 2004 में जब साइनिंग इंडिया के नारे तले अटल बिहारी वाजपेयी सवार थे, तो उस समय किसी ने एनडीए के भीतर नहीं सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन चुनाव हार गए। और उस समय जॉर्ज फर्नांडिस अपने साथियों या अपने कोठली में या गाहे बगाहे वाजपेयी साहब को भी यह संकेत देते रहते थे कि यह चुनाव बड़ी मुश्किल भरा है, क्योंकि लोगों के भीतर साइनिंग इंडिया को लेकर के इतने ज्यादा सवाल है कि हम आप कहीं उससे कट तो नहीं गए। तो परिस्थितियों की स्थिति जरा देखिए वर्तमान समय की, कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उस समय इस भारत देश के कई नेताओं को, कई कॉरपोरेट को सीधे कहे अगर, तो जिनका अपना सब कुछ मोदी सत्ता यानी पीएम मोदी के साथ दांव पे लगा हुआ है, या फिर उनकी मौजूदगी मोदी सत्ता की वजह से ही होगी, तो उन्हें लगने लगा है कि स्थितियां नाजुक हो गई है और ऐसे में एक ही व्यक्ति उन्हें बचा सकता है, वह खुद पीएम मोदी हैं। तो क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान में यह बताना शुरू कर दिया कि खतरे की घंटी 2024 को लेकर के बजने लगी है, और इस देश के भीतर में एक ऐसी रणनीति जो पीएम मोदी को करनी होगी, जो कि मोदी प्लान के नाम पे 3 दिसंबर के बाद भारत देश के भीतर घुमरने लगे। तो उसके बाद आप ध्यान दीजिए तो 4 दिसंबर से संसद है, और उसके बाद आप ध्यान से देखिए तो 15 दिसंबर के बाद पीएम मोदी का 2047 का भारत कैसा बनेगा, उस विकसित भारत का एक पर्चा इस देश के सामने रखना है, जिसकी तैयारी इस देश के तमाम मंत्रालय अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। नीति आयोग ने तो प्राइवेट तौर पर बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है, और 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत विकसित देश की कतार में कैसे खड़ा होगा, और यह काम सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं, इसका गुणगान शुरू हो गया। जनवरी के महीना आते आते अयोध्या के राम मंदिर, और पूरे महीने ही नहीं बल्कि 2024 के चुनाव तक राम मंदिर की धुन आपको बार बार आपके चौखट पर सुनाई देगी, जब भाजपा की कार्यकर्ता या संघ का स्वयंसेवक आपके दरवाजे पे पहुंचेंगे बकायदा, कि जब टोली लेके प्रसाद लेके पहुंचेंगे, और हो सकता है कि रामायण देने की, रामायण बांटने की स्थिति भी वह भी आपको दिखाई देगा, केवल ये उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश भर के भीतर। और जब जिक्र बजट का होगा उसके बाद तो इसी बात का जिक्र होगा कि भारत विकसित कैसे हो रहा है। और एक लाइन में अगर आप इन बातों को समझना चाहते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के 3 दिसंबर के बाद जो भारत देश के अंदर मोदी गान शुरुआत होगा, वो संसद के भीतर बाहर हर जगह पर यह मायने नहीं रखेगा कि उसमें मशीनरी अब क्या कर रही है, इस देश का सिस्टम किस रूप में चलेगा, इस देश के भीतर की इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जिसको विपक्ष हमेशा निशाने पे लेते हैं, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या फिर आईटी हो, सबका काम एक ही होगा, और वह काम है 2024 में जीत की गारंटी को लेकर के आना।
तो क्या यह मान लिया जाए अब कि इस दौर में सत्ता को एहसास हो गया है, और सत्ता को अगर एहसास इस बात की नहीं है तो उनकी करीबियों को यह एहसास अब होने लगा है कि अगर छवि नाजुक पड़ती गई, अगर चकाचौंध धीमी होती चली गई, तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे, इसका एक परीक्षण कल हुआ। परीक्षण बहुत साफ था कि भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन पार कर गई, यानी 4 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गई। यानी सपना पीएम मोदी ने $5 ट्रिलियन का दिखाया है, और $4 ट्रिलियन अगर पार कर गई, भारत सरकार ने ये बात नहीं कहा, ये किसने बताया, किसने उसके पीछे खड़े होकर के खूब तालियां बजाई, और केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, एक राज्य के डिप्टी सीएम और कॉर्पोरेट भी बहुत सारे शामिल थे। सभी वाह वाह करने लगे और फिर कहने लगे कि इतने दूरदृष्टि पीएम मोदी की है। $4 ट्रिलियन की डॉलर हो चुकी है आज की तारीख में, हालांकि ये $3.67 ट्रिलियन ही है, अभी $4 ट्रिलियन से काफी दूर है। सवाल यहां नहीं है कि सवाल $4 ट्रिलियन नहीं होगी, ऐसा नहीं, होगी जरूर, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है क्या भारत सरकार इस समय क्या चुनाव के परिणामों को अभी से आंकने लगी है, उसे समझने लगी है, उसे समझ में आने लगा है कि अब कौन सा दाव चला जाए, और जिसका पीएम मोदी सत्ता के दौर में या फिर कहे बीते 9 सालों में जो कुछ इस स्टेक पे लगा है, उसने अपने तौर पर खुद को जो खड़ा किया है और बाजार के भीतर अपनी जरूरतों को फैलाया है और अपनी उपयोगिता को भी बतलाया। तो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम थे, अब डिप्टी सीएम हो गए, लेकिन अब खामोश है। वो नागपुर से आते हैं, नागपुर में उनके समानांतर दिल्ली के लिए नितिन गडकरी साहब है। गडकरी दिल्ली की आंखों में सुहाते ही नहीं है, शायद इसलिए भी ब्लू एंड बॉय के तौर पर देवेंद्र फडणवीस है, और देवेंद्र फडणवीस ने शुरुआत की $4 ट्रिलियन की। हमारी भारत देश की इकोनॉमी हो गई, तुरंत समय नहीं बीता और इस देश के सबसे बड़ी कॉर्पोरेट अडानी ग्रुप के मालिक जो गौतम अडानी, उन्होंने भी बधाई तक दे डाली $4 ट्रिलियन का। कैबिनेट मंत्री वो भी नहीं बचे, वो भी इन सबों के बीच एक ही झटके में मंत्री महोदय सामने निकल के आया, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके इस बात का संदेश दे दिया कि किस रूप में जल शक्ति मंत्री का शेखावत साहब अब जान चुके हैं कि राजस्थान के भीतर क्या होने वाला। इन परिस्थितियों के भीतर उनकी सांस राजस्थान में अटकी हुई है, और कल्चरल मिनिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट के जो है, जो जितेंद्र रेड्डी, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि कहा मोदी की गारंटी यानी $4 ट्रिलियन जो है सो, यानी इतने दूरदर्शी नेतृत्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दिया। इन सबों के बीच पीएम मोदी का नेतृत्व अनपैरेलल है, इसको कहने में देरी गणेश शेखावत ने भी नहीं देर किया, और इस सब के साथ गौतम अडानी भी आकर के सामने खड़े हो गए। सवाल इतना ही नहीं कि उनके अलावे और लोगों ने क्या क्या कहा। एक पहला संदेश, आपके पास सिर्फ एक ही नाम है, एक ही चेहरा है, और एक नाम और एक चेहरे के इर्द गिर्द आसपास आप ना देखें, इसकी व्यवस्था दिल्ली कर रही है, और उस नाम और चेहरे के इर्द गिर्द समूची भारत देश की राजनीति और आने वाले समय में समूची पूरी मशीनरी को चलना है। इस दिशा में काम शुरू हो रहा है, और 3 दिसंबर के बाद उस दिशा में परिस्थितियां बढ़ेगी। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा इस दौर में राज्यों की चुनाव के समय जब उठ करके आया, तो लोकसभा चुनाव के समय भी ये उठेगा। अगर $4 ट्रिलियन का जिक्र है और कल $5 ट्रिलियन का जिक्र होना है, लेकिन इस भारत देश का सच क्या है आर्थिक स्थिति को लेकर के, उस सच में इस देश के गरीब किसान मजदूर की जो परिस्थितियां है, क्या वह राजनीतिक तौर पर राज्यों के चुनाव में अगर निर्णायक हो रहे हैं, तो क्या यह मुद्दा सीधे सीधे केंद्र से जाकर के जुड़ता है, यानी पीएम मोदी की सत्ता के नीतियों से, उनकी पॉलिसियों से जुड़ता है। तो वहां पे सवाल वोट के शक्ल में अगर उभरने लगे, तो फिर क्या इसी आश्रय प्रचार के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए और इस तरीके से लगातार विज्ञापनों के जरिए, एडवर्टाइजर के जरिए, या फिर स्थिति
नाजुक है या इसे संभाल लिया जाएगा। जो भी स्टेक पे इस दौर में उसके सामने राजनीतिक तौर पर दो संकटें हैं, दो मुश्किलें हैं, लेकिन इस राजनीतिक का भी एक संकट है। जब किसी नेता के पीछे बहुत बड़े तादाद में एक भीड़ खड़ी हो जाती है और उस भीड़ के अंदर वह नेता भी होते हैं जो गौतम डेमोक्रेसी का जाप करते हुए चुनाव मैदान के भीतर गए थे। उस चुनाव में उस बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो शामिल होते हैं, जो कल तक डेमोक्रेसी का जिक्र करते हुए, हेल्दी प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जिक्र करते हुए भारत देश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे थे, इस भीड़ के भीतर वह लोग भी शामिल होते हैं जिनके मन में, जिनके जहन में एक सवाल उभरता है कि इस देश में हर व्यक्ति काम करते हुए नजर क्यों नहीं आता है। देश के इकोनॉमी जो इस खून पसीने से देश में क्यों नहीं सींचे जाते हैं। उस भीड़ में वो लोग भी शामिल होते हैं क्योंकि वो उनको बहुत सहूलियत और विचार बहुत इस दौर में बनता है। जब उस पहचान के आश्रय राजनीतिक तौर पर पहल समाज के भीतर अगर शुरू हो जाती है तो समाज में एक मोटी रेखाएं खींचती हुई दिखती है। और ध्यान से आप देखिए तो इस समय में जिसका दाव स्टेक के रास्ते मोदी सत्ता के इर्द गिर्द उनके आसपास जमा हो चले हैं, वो कहीं ज्यादा एग्रेसिव है। यानी पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी एग्रेसिव हो या ना हो, लेकिन जिनका सब कुछ दाव पर इस समय में लग गया वो तो एग्रेसिव होंगे ही। और देर कैसे लगाएंगे, उस समय कैसे बिताएंगे। अगर छोटी सी बात अगर आ जाए तो उनको ताली बजाने में, उसे उछालने में, और उस बात से जिनको मान सम्मान उस दाव को लेकर के अगर बढ़ता हुआ नजर आए जो उसने बनाया है। एक बहुत बड़ा सवाल राजनीतिक तौर पर समझिए आप कि जब नेता सेल होते हैं, जब उनके अच्छे दिन गायब होते हैं, तो अच्छे दिन का नारा लगाने वाले जो उसके पहले भीड़ के शक्ल में खत्म होते, वो अच्छे दिनों का नारा भूलते तक नहीं है। वह हो सकता है कि नेता को दरकिनार कर दे, वह कहेंगे कि चलिए आप तो हट जाइए, लेकिन यह परिस्थिति रहेगी और हम किसी दूसरे को चुन करके सामने ले आएंगे। भारत देश की राजनीति कुछ इस तरीके से करवट ले रही है वर्तमान समय में। अगर राजनीतिक इस लिहाज से करवट ले रही है तो अक्सर नेताओं को लगता है कि अक्सर वो तमाम लोग जो पीछे खड़े थे, दल कल किसी दूसरे को चुन ले, उससे पहले जो दूसरा अल्टरनेटिव कोई भी हो सकता है उसको ही दरकिनार कर दिया जाए। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि इस करवट लेती हुई भारत देश की राजनीति के भीतर पहली बार आपको भाजपा ने कोई नेता ऐसा दिखाई ही नहीं देगा, सुनाई तक नहीं देगा, या जिसको लेकर के आप मंथन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे नहीं कि हाँ ये व्यक्ति अल्टरनेटिव भी हो सकता है। तो परंपरा या फिर प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि राज्यों से निकला हुआ सीएम, प्रोटोकॉल बहुत साफ कहता है कि राज्य को चलाया हुआ हो। खुद प्रधानमंत्री पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, राज्य चला रहे थे, उन्हें गवर्नेंस का अता पता था। इसी दृष्टि से तो वो शिवराज सिंह चौहान को भी पता था, और वह तो 18 सालों से सीएम है, और पीएम मोदी तो 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। उससे पहले उन्होंने 12 साल मुख्यमंत्री पद को संभाला, और यहां तो 18 वर्ष हो गए। तो अनुभव के लिहाज से शिवराज सिंह चौहान एक कदम आगे हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान गायब हो जाते हैं उस पूरे पटल से ही जहां पर वो वैकल्पिक तौर पर नजर आ सकते थे। वसुंधरा राजे एक स्टेट, एक राज्य को लेकर के चलते जहां पे उतनी ही बड़ी तादाद में सांसदों की संख्या है जितनी बड़ी तादाद में गुजरात के भीतर है, लेकिन उनका अपना एक मॉडल है महारानी का, तो उनको भी दरकिनार कर दिया गया इस दौर में। और ध्यान से देखिए तो राज्यों की परिस्थिति के भीतर जब आप समझना शुरू कीजिएगा तो महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर की जो देवेंद्र फडणवीस, वो क्या मायने रखते हैं या नहीं रखते हैं। वहां पे क्या नागपुर से चुनाव वो जीत पाए या न जीत पाए, वहां के लोगों में आक्रोश है उन परिस्थितियों को लेकर के, लेकिन वहां के लोगों में गडकरी को लेकर के प्रेम है, वहां की परिस्थितियों को लेकर के। ये तमाम परिस्थितियां जो बतलाती है तो एक ही पल में 2023 के मुद्दे जो है, जो बार बार राजनीतिक दलों को रैबरियों से ही निकल करके आते रहते, इसका मतलब बहुत साफ है कि गरीबी, मुफलिसी और जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो राजनीतिक तौर पर पूरा कर पाने की स्थिति में गवर्नेंस फेल हो चुकी है। वो चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ के भीतर ही हो क्यों ना हो, वहां कांग्रेस और भाजपा की रेखाएं मत आप देखिए। वहां कांग्रेस के भीतर कोई गांधी परिवार को चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन भाजपा के भीतर पीएम मोदी को चुनौती कोई भी दे सकता है, आडवाणी को चुनौती कोई भी
दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के सवाल उठते थे और अडानी ही उठवाते थे सवाल। ये सारी बातें राजनीतिक तौर पर इस देश में, भारत देश में इस तौर पे बड़ी हो रही है कि इस देश की राजनीति में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब साफ है कि इसमें जुड़ाव इस देश के वोटरों का है। क्योंकि जब आप वादा करते हैं महिलाओं से 1,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए देंगे, 3,000 देंगे, किसानों से वादा करते हैं 6,000 मिल रहे थे हम 12,000 कर देंगे, सम्मान निधि बुजुर्गों के लिए, बेरोजगारों के लिए वादा करते हैं, जब आप इस परिस्थिति में आ जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि अब आपके पास कोई रणनीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास कोई दृष्टि नहीं, कोई विजन नहीं है। एक तरफ आप यह सोचते हैं, दूसरी तरफ यह सोच हो सकती है कि आप किसी भी हालत में सत्ता बदलनी है तो क्यों नहीं उसी के हथकंडे को उसी के जरिए मात दे दिया जाए, यानी उस पर वार कर दिया जाए, लोहे को लोहे से ही काट दिया जाए, छोड़ दिया जाए दृष्टि, छोड़ दिया जाए तमाम परिस्थिति, छोड़ दिया जाए विजन। तो दिसंबर के महीने में राहुल गांधी यात्रा पे होंगे, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा। तो क्या दिसंबर के महीने में भाजपा खामोश रहेगी? उस दौर में संसद शुरू हो चलेगी, बजट का लोग इंतजार करेंगे, राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर के पीएम मोदी का इंतजार होगा, आरएसएस सक्रिय हो चलिए। लेकिन उस सब पहले सवाल पर आइए, फिर से जिस सवाल का जिक्र वोटरों से जुड़ा हुआ है, पार्लियामेंट, संसद हो, बजट हो, राम मंदिर हो, चाहे राम मंदिर और संसद के इन तीनों और परिस्थितियों के भीतर जो वोट मांगे जा रहे हैं, तीनों परिस्थितियों को देख करके कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसमें आपको फ्री में अयोध्या की यात्रा कराएंगे, ये बात कोई और नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री जहां भी चुनाव हो रहा है घूम घूम करके कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? विकसित राष्ट्र, देश की इकोनॉमी मजबूत, और हम G20 भी करा लेते हैं। यहां पर एक बात और आपको समझना होगा, जब हम आपसे सवाल करते हैं कि इसका एहसास सत्ता को होने लगा है और सत्ता इस बात को समझते हुए हर अल्टरनेटिव को खत्म कर रही है, तो एक पल के लिए आप याद कीजिए G20। हर मौके पर भारत देश के भीतर हर बड़े कार्यक्रम के अंदर पीएम मोदी के साथ कोई नजर आई या ना आई, लेकिन अमित शाह नजर आते हैं। लेकिन क्या अपने G20 के दौर में अमित शाह को कहीं आपने देखा? नहीं देखा होगा। एक तस्वीर देखी होगी, नहीं देखी होगी। बहुत साफ दृष्टि है पीएम मोदी की, कोई इस देश के भीतर अल्टरनेटिव खड़ा ना हो, कम से कम उनके अपने दायरे के भीतर। जबकि भारत देश की स्थिति क्या है, जब उसके ऊपर जब फैक्ट तथ्य को चेक किए और तमाम चीजें जो निकल करके बाहर आई, वो सबसे कम यानी न्यूनतम इस देश के भीतर क्या हो सकता है, जब देश के भीतर 4 ट्रिलियन का जिक्र हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का जिक्र हो, जब जिक्र वो दिहाड़ी मजदूरी की स्थिति क्या है, जो प्रत्येक दिन जो दिहाड़ी मजदूरी जो दी जाती है इस देश के भीतर 2023 में एवरेज 345। लेकिन भारत देश के भीतर कितने राज्य की उस एवरेज से सबसे नीचे है, और सबसे नीचे कौन है? तो आपको इस बात को जान करके हैरान हो जाएंगे कि सबसे नीचे गुजरात है। गुजरात मॉडल जिससे निकले पीएम मोदी, और 2014 के भीतर ये सब कुछ दिखाते चले गए। उस गुजरात के भीतर 241 रुपए जो है दिहाड़ी मजदूरी एग्रीकल्चर वर्कर की है, और ये हम आपको एग्रीकल्चर वर्कर की दिहाड़ी मजदूरों का एक औसत बता रहे हैं 345 रुपए। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश आइए, जहां पर इसकी शासन है अभी भाजपा की, वहां पर भी 292 रुपये आती है औसत, जो भाजपा शासित राज्य है। तीसरी परिस्थिति के भीतर झांकिए तो बीजेपी शासित नहीं है, लेकिन ओडिशा का नंबर आता है जो बहुत गरीब राज्य के तौर पर देखा गया, वो 285, यानी ओडिशा भी गुजरात से एग्रीकल्चर लेबर को लेकर के ज्यादा पैसा लेता है, बनिस्बत गुजरात में झुक किया जाता है। महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा जीडीपी को संजोगे हुए राज्य है, वहां पर भी 303 रुपए मिलते हैं, यानी भारत देश के औसत दिहाड़ी से कम। तो आप यहां पर एक बड़ा सवाल आप कीजिएगा कि इस देश के भीतर में जब आप उस इकोनॉमी का जिक्र करते हैं, जिस इकोनॉमी के साए तले खुद को शाइनिंग इंडिया के तर्ज पे बताने की कोशिश पीएम मोदी कर रहे हैं, तो एक सरकार ही एक आंकड़ा देती है कि दरअसल 2024 में जब दिसंबर खत्म होगी तो उसके बाद हमारी सब्सिडी जो सिर्फ भोजन के ऊपर है वह 2,30,000 करोड़ हो जाएगी। केवल भोजन पे सब्सिडी हमें इतनी देनी होगी।
5 किलो अनाज तो मुफ्त दे ही रहे हैं, जो कि अगले 5 सालों तक एक चुनावी रैली में ऐलान कर दिया गया। अब उस पर कैबिनेट बैठेगी, फिर बजट में वो बजट एलोकेशन किया जाएगा, वो सब सारी चीजें बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले ही करते चल जाए। अभी भारत देश की राजनीतिक सोच को जरा और शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से समझिए कि जब राजनीतिक सत्ता को इस बात का एहसास होने लगे कि दरअसल जो धारा जनता के बीच से, लोगों के बीच से निकल रही है, और अगर वो आगे तक जाएगी और उसके होने पर वो खुद अगर खड़े हैं, तो फिर इस तरीके से चीजों को उभारते हैं जो लोग सोच ही नहीं सकते। क्या हम लोग ने ये सोचा कि 2047 के भीतर भारत कितना विकसित राष्ट्र होगा और आपकी प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? वाकई ये कोई नहीं सोचा होगा। लेकिन विकसित राष्ट्र होने के बाद देश के भीतर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, इस तरीके की परिस्थितियां नहीं रहेगी जिसका जिक्र हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। जन्म लेने के साथ कितने बच्चों की मौत हो जाती है, या फिर इसको हट करके अगर जरा सोचे कि मैन्युफैक्चर सेक्टर जो हमारे देश में है वो क्या बढ़ जाएगा? क्या तमाम विकसित राष्ट्रों के भीतर जो है और भारत देश के भीतर जो अभी भी सिंगल डिजिट में ही घूम रहा है, और इस दौर में तो नेगेटिव तक हो गया था, तो क्या मतलब बहुत साफ होता है। यहाँ पे 3-4 क्षेत्रों को अगर आप देखिएगा तो उसमें इस देश के एक कोर सेक्टर है, दूसरी परिस्थितियां में वह सेक्टर भी है जो रोजगार पैदा करता है, और तीसरा सेक्टर है इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से आप कोई भी समझौता कर नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों से आप गेहूं चावल मिला करके और मंगा करके यहाँ के लोगों को तो बांटेंगे नहीं। तो यहाँ पर अनाज होना चाहिए, तो सब्सिडी रेंज हमेशा बढ़ते जाएगा, जिससे किसानों को मिलते चले जाए और वह उपज करते चले जाए। यह अलग बात है कि किसानों को लागत का भी मूल्य मिले या ना मिले, एमएसपी में माल बिक रहा है या ना बिक रहा हो, लेकिन अनाज इस देश के भीतर होना चाहिए। इसकी गारंटी सरकार को अब लेनी होगी, जब वह अगले 5 सालों तक फ्री में 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों से ज्यादा बांट रहा है, और यह गरीबी का आंकड़ा उस दिन 10 करोड़ कम से कम और बढ़ जाएगा जिस दिन इस देश के भीतर संसद सामने आएगा, जनगणना जब सामने आएगी, जो आनी ही चाहिए थी 2021 में, लेकिन अब तक नहीं आई है। और ये बात माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले वह आ भी नहीं सकती है, क्योंकि एक ही पल में मौजूदा वर्तमान सत्ता, मोदी सत्ता, उस कटघरे में खड़ा हो जाएगी जहां पे इस देश के भीतर इकोनॉमिस्ट सवाल करेंगे कि ये किस परिस्थिति में देश को लाकर के आपने खड़ा कर दिया। अभी तो आपने 2011 को लेकर के इस देश के भीतर में आर्थिक व्यवस्था को लगातार चला रहे थे, लेकिन जैसा ही यह बात पता चलेगा और सब कुछ फेल है और अब 2024 की परिस्थिति नाजुक है, तो एक ही झटके में लोग बिखर जाएंगे और आपको पता चलेगा कि बेरोजगारी का आलम क्या है, गरीबी का आलम, मुफलिसी का आलम, गरीबी रेखा के नीचे का वालों का जो इस देश के भीतर दिहाड़ी मजदूरों का जो स्थिति है, इस देश के भीतर महिलाओं की परिस्थिति, इस देश के भीतर की डिग्री लिए हुए लोगों की स्थिति परिस्थिति सब पता चल जाएगा। सब कुछ छुपा हुआ था और सब कुछ शायद इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के भीतर का एक अनूठा सच यह भी है कि भारत पॉलिटिक्स के भीतर, राजनीति के भीतर वह इस देश के वोटर समाने लगा, यानी वोटर अपने आप को पॉलिटिकल वे में क्रिएट कर रहा है। और इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज किया करती थी। जब हम आपको शुरुआत में जॉर्ज फर्नांडिस साहब का नाम लिए थे, तो आखिर में जॉर्ज फर्नांडिस साहब का साफ मानना था कि अगर आपकी इकोनॉमी और उससे भागीदारी जनता से अगर नहीं होती है, तो आप किस क्षण इस जनता के जरिए सत्ता से हटा दिए जाएंगे, इसका पता आपको भी नहीं होगा। और यही वह फिलॉसफी थी। पहला ट्रेड यूनियन का जब चुनाव लड़े थे तब वो हराते दत्ता सिंहन को, जो इस बात को मान करके चलते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। उनको भी उन्होंने शिकस्त दे डाली, और होते होते इंदिरा गांधी की सत्ता और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में मौजूदा समय में जो स्टेक पर जिस कॉर्पोरेट और नेताओं को लगा हुआ है, वह इसलिए पीएम मोदी के दरवाजे और चौखट पर आकर के अब खड़ा है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर आप नहीं का मतलब ये होता है कि आप ही हैं जो नैया पार करा सकते हैं। यह कोई नहीं कहेगा कि आप ही थे जिसने नैया डुबोई है। गरीबियों की यह स्थिति होती है, और इस गरीबियों में अगर आप भी शामिल हो जाए तो सबको लगता है कि आने वाले समय में उनकी परिस्थिति नाजुक हो जाएगी, तो हम उस दरवाजे पर पहुंच चले
और वाह वाह करना शुरू करे तो इंतजार कीजिए 4 दिसंबर का, जब संसद सदेगी, विपक्ष कुछ भी नारे लगाए, सत्ता पक्ष वाह मोदी जीत रहे हैं। इंतजार कीजिए उस समय का जब इस देश के अंदर बजट आएगा और उस देश में उस बजट में आपको आंकड़े मिलेंगे, उस इकोनॉमी जो 2047 के में दिखाई देगी या नहीं देगी दिखाई, ये कोई नहीं जानता। और राम मंदिर के समय में पीएम मोदी का गान ही आपको सुनाई देगा, और वह गान जो है वो दरअसल इस रूप में भी होगा कि मंदिर के साथ कोई दूसरा व्यक्ति इस देश के अंदर खड़ा हो नहीं सकता, और हिंदूवादी पार्टी और हिंदू नेता तो एक ही व्यक्ति है, पीएम मोदी। और राजनीति जब करवट लेती है तो सत्ता को एहसास तो होता है, लेकिन कद्दी जा रही है, सत्ता आंख बंद कर लेती है। वर्तमान समय इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। समय मिले तो किसी भी एक भाषण को जो राजस्थान के भीतर जो पीएम मोदी दे रहे हैं उसको सुन लीजिए, और कॉर्पोरेट इस समय जो अपने नेटवर्थ और अपने पैसे को लेकर के कहां कहां किस किस जगह पे किस किस कंपनियों को खरीद करके किस किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस पर भी नजर रखिए। आप नजर रखिए, हम वीडियो लेकर के जल्दी सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।